हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीटी परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार एक उसका महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी ये आधुनिक भारत के इतिहास का एक पार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन आंसर के सीरीज में लेके आए हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। स्वदेशी तथा सविनय योग्य आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय के बारे में क्वेश्चन आंसर के सीरीज में पढ़ेंगे। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन आंसर के सीरीज में पढ़ेंगे। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया। तो आप सब आंसर करते रहें। तो पहला ऑप्शन है 1862, दूसरा 1876, तीसरा है 1884 और पांचवा है 1891। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी ए ह्यूम ने किया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 अगस्त 1885 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे? प्रतिनिधि शामिल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो 1924 में बने, बेलगांव अधिवेशन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया। राजा पंचम तथा उनकी पत्नी मेरी के सम्मान के लिए गाया गया, स्वागत के लिए गाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया गया? तो इसका प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, 27 दिसंबर 1911, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बाद में कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ तथा गरम दल तथा नरम दल एक हुए। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये अलग हुए, एक हुए थे तो अलग कब हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल तथा नरम दल एक हुए थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, लखनऊ समझौता यानी 1916 वाले को, इसी को कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, 1916 वाले को, अधिवेशन को। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहारुद्दीन तैयब जी बने तथा उस समय भारत के वायसराय कौन थे जब कांग्रेस बनी थी? तो डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन में कितने? 72 सदस्य प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यदि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में हुई। कहाँ पर है ये? तो ये मुंबई में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ।
तो कहाँ पर किस शस्त्र में हुआ था? तो लखनऊ के शस्त्र में 1916 में हुआ था। इसी में गरम दल तथा नरम दल एक हुए थे। उस समय शासन किसका चल रहा था? तो चेम्सफोर्ड का शासन चल रहा था। जब 1916 में अधिवेशन हुआ तो उस समय शासन किसका चल रहा था? चेम्सफोर्ड का शासन। चेम्सफोर्ड का शासनकाल कितना था? 1916 से 1901 के बीच में था। दिसंबर 1916 में आयोजित की जाने वाली कांग्रेस का 32वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस ने मान लिया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने किसकी? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, इसका पहले ही बता चुके हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कहा जाता है, कौन सा चरण कहा जाता है? तो मध्यम चरण कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण 1885 से 1905 कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। स्पष्ट लक्षणों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी तथा अतिवादी विचारधाराओं से पीड़ित था। देख लेते हैं इसका दूसरा टॉपिक क्या है। स्वदेशी तथा सविनय योग्य आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी, इससे रिलेटेड है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, राजमंडी परिषद 30/5/2019 में आया हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया। तो किसने किया था बंगाल का विभाजन? तो कर्ज ने बंगाल बनाया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर्जन ने विभाजन किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय सन 1905 ईस्वी में हुआ। यह विभाजन कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने तथा हिंदू और मुसलमानों को फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों को स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? अभी पहला नेक्स्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, इसके कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। हमने बताया था कर्ज ने, कैसे याद करना, कर्ज ने क्या बांटा? बंगाल बांटा। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन लागू करने का निर्णय कब लिया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इसी दिन सभी लोग मुस्लिम हिंदू ने क्या किया? एक दूसरे को राखी बांधा तथा राखी का त्यौहार मनाया तथा शोक दिवस भी 16 अक्टूबर 1905 में मनाया गया। निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न बैठक में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा की तथा बहिष्कार आंदोलन पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसी दिन 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रक्षाबंधन यानी राखी का त्यौहार भी मनाया गया, राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप पर कपड़े का उपयोग करेंगे। कौन सा आंदोलन था? तो स्वदेशी आंदोलन, यानी स्वदेश निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मकसद नहीं था? तो इसमें बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना भी था, बांटो और शासन करो की राज की नीति भी थे, ब्रिटिश राज की शक्ति प्रदर्शन करना था, जबकि सरकार के प्रशासनिक भार का सहज करना ये इनका मोटिव नहीं था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, यूडीए एलडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो 1893 दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। देख लेते हैं। महात्मा गांधी शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी जी का अफ्रीका जाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी के अंदर से विचलित हो गए। डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम है? तो ये लुईस फिशर ने कहा था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1889 में इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु, यानी कि आप अभी पूछा जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनके भी गोपाल कृष्ण गोखले ही होंगे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों का अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैंड स्टोन कहा जाता है। भारत का ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है? तो गोखले जी को ही कहा जाता है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे थे। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 24 में बने, 1924, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव, कर्नाटक में है। बेलगांव अधिवेशन, ये कहाँ पर है बेलगांव? तो कर्नाटक में है। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी डिब्बे के सामान सहित बाहर फेंक दिए गए थे? तो 1893, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस रेलवे स्टेशन पर फेंके गए थे? तो याद करना, अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के डिब्बे से इनको फेंक दिया गया था 1893 में, अफ्रीका जा रहे थे। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किया? तो मात्र 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलगांव, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो गांधीवादी हिस्सा नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं है, ये महावीर स्वामी का था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं, इसका ऑप्शन सी होगा, यानी व्यवसाय इनका नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो व्यवसाय इनके दर्शन का हिस्सा नहीं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधीवादी दर्शन महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या एवं लोगों को प्रोत्साहित किया था, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते थे तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते थे। यानी पूछा जाए मुनाफाखोरी की निंदा व्यवसाय के जरिए कौन कर रहा था? तो गांधी जी कर रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में से एक बड़ा विद्रोह था। तो इस 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ये किस? चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील तथा अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य थे। यह पद्धति 3 कट्ठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी, यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा उनको नील उगाना पड़ता था। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। अंग्रेज 3 कट्ठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन था
जिसमें अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की जमीन 3/20 हिस्से में नील उगाना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि, यदि पूछा जाए महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब दिया था, तो चंपारण सत्याग्रह के समय ही दिया था इन्होंने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। डिस्क्रिप्शन, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार का शैतानी लोगों को संज्ञा दी। ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा किसने दी, तो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, तो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर भी जोर दिया। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के बाद जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से ना होना कि मत की गिनती द्वारा, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से हो ना कि मत गिनती द्वारा हो, यानी सभी के लोगों द्वारा सहमत से कोई कार्य किए जाए, किसी आम चंद लोगों के द्वारा नहीं। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता, एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक कौन था, तो खादी था, नहीं ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता, समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी की बहुत महत्व रहा है। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, तो गैर हिंसक अर्थव्यवस्था सही है, विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग सही है, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम प्रयोग, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। गांव तथा गांव का सर्वोदय पुनर्जन्म, ये भी इनके आर्थिक विचार में शामिल था, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, गांव के सर्वोदय के समर्थक थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट किसकी पुस्तक है, तो मोहनदास करमचंद जी की है। इनकी क्या है, आत्मकथा है, और ये किस भाषा में लिखी है, तो गुजराती में लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों का पूरा करना होगा। इनमें से शर्तें नहीं हैं। जाति व्यवस्था में समाप्त किया जाना चाहिए, इनमें से जात व्यवस्था समाप्त, इनमें पहला था। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा के स्थान एक दूसरे के बगल में बनाए जाने, ऑप्शन बी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तें पूरा करना होगा, जिनमें से प्रमुख शर्तें अंतर्गत नहीं आती हैं। भाईचारे की भावना, यानी ऑप्शन सी वाला, बी वाला नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शर्तें कौन कौन सी, तो देख लेते हैं। जात पात भेदभाव को समाप्त किया जाए, भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा, आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होनी चाहिए, धर्मशाला के साथ साथ डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, आदर्श गांव में साफ सफाई, स्वच्छता और शौचालय का प्रबंध होना चाहिए, यानी 4 शर्तें थीं। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से
कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से डरबन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी 1893 भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे। वहां दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में भी उन्होंने भागीदारी की। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फियोनिक्स, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1904 में महात्मा गांधी जी द्वारा फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। यह कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक शहर में अवस्थित है। ये 2018 में विधान भवन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो आप जानते हैं बिहार के चंपारण जिले से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज मालिकों के विरुद्ध किया गया था। चंपारण में किसानों के अंग्रेज मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसान अपनी भूमि का 3/20 भाग में नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च से कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च से, और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायियों के साथ ये प्रारंभ हुआ। इसका क्या उद्देश्य था? तो नमक कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा तथा उनका आशीर्वाद मांगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही तिलक की मृत्यु हो गई। यदि पूछा जाए असहयोग आंदोलन शुरू होते पहले दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। असहयोग कार्यक्रम पर विचार हेतु तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने, यदि पूछा जाए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी सीआर दास थे। देखो, एनी बेसेंट ने भी विरोध किया और सीआर दास ने भी विरोध किया। उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, सीआर दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव पास हो गया। देखिए किस किस ने विरोध किया? तो मदन मोहन मालवीय ने, सीआर दास ने, बिपिन चंद्र पाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, शंकरन नायर के विरोध के बावजूद भी जो है इसका समर्थन किसने किया? तो अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से यह आंदोलन पारित हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसे सीआर दास ने असहयोग आंदोलन के संबद्ध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियां एवं परिस्थितियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों को बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान निषेध और अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख था। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में लिया गया, यानी ऑप्शन ए से चौरी चौरा कांड के बाद। जहाँ चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके आंदोलनकारियों ने जला दिया था। चौरी चौरा कांड भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो गोरखपुर जिले में है। चौरी चौरा कांड
कब हुई? तो 5 फरवरी 1922, लेकिन अब इसका डेट डिक्लेयर कर दिया गया तो 4 फरवरी ही आंसर होगा। अभी योगी सरकार ने इस डेट को कंफर्म 4 फरवरी कहा है, तो अब जो आएगा पेपर में 4 फरवरी आंसर ही लगाना है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो गोरखपुर घटना के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध था। यानी नेक्स्ट देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में महात्मा गांधी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च या नमक कर के विरुद्ध, यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच दांडी नामक स्थान से की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी किया गया। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर के विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। यानी ऑप्शन 1 और 2 और 3 सही है। भू राजस्व की दर को 50% कम करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से, यानी कि 2 और 3 है। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी। इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। पहली 11 सूत्रीय मांगे क्या थी? भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, डाक आरक्षण बिल पास किए जाने के संबंध में, नमक कर समाप्त कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त करना, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास करना, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, यानी देशी को बढ़ावा जाए, विदेशी को नियंत्रित किया जाए। रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग से 4 पेंस की जाए। सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी लाई जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। CIT विभव एवं पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, उसे खत्म कर दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।